डॉक्टर संदीप, मुझे एक चीज याद आ गई जब पीडीपी की बात होती है। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह जी जब पार्टी से छोड़ दिए थे, निकाले गए थे, तो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2009 का। और जनता ने उनको नहीं स्वीकार किया था। मुलायम सिंह यादव को कोई स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था, जनता ने स्वीकार नहीं किया था, हाशिए पे बिठाया था। और फिर मुलायम सिंह यादव जी को बाद में सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा था कि वो मेरी गलती थी, उनके साथ मुझे। और उसका कारण एक ही था, क्योंकि कल्याण सिंह जी को जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसमें कल्याण सिंह जी का बिल्कुल अहम रोल था। वो चीफ मिनिस्टर थे, वो हलफनामा दे के सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि चाहे कुछ हो जाए मस्जिद नहीं गिरेगी, और उसके बाद उन्होंने वो काम किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीपी भी जो बीजेपी के साथ चली गई है, उससे एक 28 सीटों वाली पार्टी, लोकसभा में उसको बहुत कम वोट मिले, और इस समय भी वो स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जैसा लोगों का मानना है कि उसके कुछ स्ट्रॉन्ग, साउथ कश्मीर में या कहीं कहीं उसके जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां वो 5-6 सीट पाने में कामयाब हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी तय है कि उसने अभी तक कहीं किसी ने ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहा है नेशनल लेवल पे कि पीडीपी हमारे साथ नहीं है, तो पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन है, और इस तरह का माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं रहेगी। मेरा जो आपसे प्रश्न ये है डॉक्टर संदीप, आप ये जो सोनम वांगचुक साहब लद्दाख से आए, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं, और जो खजूरिया साहब ने उसकी तरफ हिंट भी किया, जब 370 हटी थी तो ये लोग, ये उन्होंने लद्दाख में थे और इन लोगों ने वेलकम किया था कि बड़ा अच्छा है, इससे बड़ी तेज प्रोग्रेस होगी। लेकिन जैसा मोहभंग सबका हुआ है, पूरे देश का हुआ है 2014 में, इस देश ने को लगा था कि बिल्कुल एक कोई आदमी आ रहा है जादू की छड़ी लेके और सब ठीक कर देगा। मोहभंग उनका हुआ है। और मैं ये बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कल जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, 2 अक्टूबर है, बापू और शास्त्री जी की जन्मदिन है, कल गिरफ्तार किया जाता है, और कल ही एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाता है हरियाणा सरकार द्वारा, जिसका नाम है राम रहीम। हैवान और इंसान, मतलब उसको इंसान कहना तो मुश्किल है, बाबा छोड़ दीजिए, जो आदमी बलात्कार और मर्डर के केस में वो कर रहा है, अब बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए वही है। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर अगर इस पे पाबंदी नहीं होती कि सजा याफ्ता है, जो सजा काट रहा है उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, तो शायद वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हो सकते थे, जितना ज्यादा बीजेपी डिपेंडेंट है उस पर। तो मूल रूप से मेरा प्रश्न यह है कि आज लद्दाख की बात कहीं हो ही नहीं रही है अभी। तो क्या लद्दाख बिल्कुल हाशिए पे चला गया है, पीछे ढकेल दिया गया है? नंबर एक। नंबर दो, ये जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का मामला जो खजूरिया जी कहे थे, स्टेटहुड क्यों नहीं किया बीजेपी ने? अगर स्टेटहुड कर देते तो बीजेपी की इतनी बुरी हालत नहीं होती, जैसा मुझे लगता है। डॉक्टर संदीप, और ओवरऑल कश्मीर इलेक्शन के बारे में जो आपका अपना वक्तव्य है। जी, आ, आ, कश्मीर के बारे में कहा जाता है गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। दुख होता है कश्मीर को अब देखने पे, जब डल झील का पानी काला जैसा हो गया है। वहां के जो सुंदर सुंदर बाग थे वो थोड़े धुंधले पड़ते जा रहे हैं। कश्मीर जितना सुंदर था उसकी खूबसूरती अब जब जाएंगे तो देख के लगेगा कि वो कितना धुंधला पड़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये हमारा नुकसान है, सभी का नुकसान है। बहुत अच्छी बात कही हमारे साथी जलील राठौर साहब ने कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मोदी जी को समझ नहीं पाए। हकीकत में कहूं तो इस देश की जनता भी मोदी जी को समझ नहीं पाई, और यही सबसे बड़ी गलती हुई। क्योंकि लोगों को लगता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं, और उसी जुमले में, रेटरिक में लोग फंस गए, और आज सबका हश्र यही है। पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं कि जो पीडीपी है, मुझे नहीं लगता है कि 5 सीट भी जीतेगी। कारण यह है कि लोकसभा में भले उसका वोट परसेंटेज थोड़ा रहा हो, इस विधानसभा में लोग उसको मौका नहीं देंगे। हालांकि इस सरकार, जैसा कि हमारे साथी खजूरिया साहब ने कहा, ये सरकार बन भी जाएगी तो कितनी आशा होगी, मैं नहीं जानता हूं कि उस सरकार से कितनी राहत मिलेगी वहां के लोगों को। लेकिन एक बात तो है कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मेरे गांव के बगल से आते हैं, 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, उनके काम करने के तरीके को जानता हूँ। तो वो कितना काम करने देंगे, ये सरकार कितना काम करने देगी। लेकिन कुल मिला के पीडीपी जो है डिस्क्रेडिट हो चुकी है, पीडीपी डिस्क्रेडिट हो चुकी है। उसका कश्मीर वैली में कोई संघर्ष नहीं है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अच्छा करेंगे। और अब जम्मू में देखना है कि बीजेपी को वो कैसे रोकते हैं, कितना रोकते हैं। लेकिन कुल मिला के इस बात से मैं सहमत हूं कि कश्मीर बहुत ही दुर्दशा झेल रहा है। जैसा कि 5 अगस्त 2019 को इन लोगों ने
जो आर्टिकल 370 था, 35 तो उसके साथ साथ 35A तो उसके साथ साथ चला गया था, हटा दिया। और हटाने के साथ साथ उसकी जो स्पेशल ऑटोनॉमी थी, स्टेटस था, वो चला गया। और उसके साथ साथ इस तरह से इन्होंने वहां पे अपनी सरकार का, राष्ट्रपति शासन का, वैसे भी ये जो जजमेंट आया चुनाव कराने का, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो जजमेंट था कि सितंबर 2024 तक आपको कराना है, अंतिम महीने में इन्होंने मजबूर होकर कराया है। कोई ये इन्होंने कश्मीर के ऊपर कोई एक तरह से कोई विजन नहीं दिखाई है। ये अगर नहीं कोर्ट से डिसीजन आता तो ये 2030 तक चलता, ये कब तक चलता हम और आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात साफ है कि चाहे वो मैं सोनम वांगचुक का बड़ा हर कोई जो ठीक ठाक अपने को प्रेजेंट करता है उसका लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने स्वागत किया था 370 को रिवोक हटाए जाने का, मुझे अच्छा नहीं लगा था व्यक्तिगत तौर पे, और किसी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। और तब से मेरी जो उनके प्रति सम्मान था वो कम हुआ। और वो याद रखिए कि जब पैदल चल के आ रहे तो हरियाणा में वो गाड़ी से चलने लगे थे, क्योंकि वहां कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और उसकी वजह से वो गाड़ी में चल रहे थे। और वहां से वो कई वीडियो रिलीज कर रहे थे, ट्विटर पे मैं भी देख रहा था। उन्होंने ये दिखाया कि मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं इलेक्शन की प्रोसेस को प्रभावित नहीं करना चाहता हूं। और पता चला कि रात को उनको 30 सितंबर की रात को या 1 अक्टूबर की सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी किया गया, जो वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अभी बता दूं कि कश्मीर का अंतिम चरण का चुनाव उसी दिन था और हरियाणा का एक चरण का चुनाव अभी भी है। और वांगचुक का जो गिरफ्तारी है उसका एक प्रतीकात्मक असर रहेगा, उसका एक परसेप्शन बनेगा इस चुनाव में। कारण यह है कि सोनम वांगचुक ने 3 महीने का एक लंबा प्रदर्शन किया था लद्दाख में, और सोनम वांगचुक ने वो एजुकेशनिस्ट रहे, इंजीनियर है, पोस्ट पेशे से एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। और एक और बात है कि लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाई गई तो इन सभी लोगों ने बहुत स्वागत किया। ये सही बात है कि वहां 4 विधानसभा की सीटें हैं, और जब जम्मू कश्मीर राज्य बना, पहली बार इलेक्शन हुआ तो 75 विधानसभा की सीटें थी, बाद में बढ़ा के 87 की गई, और अभी जब 4 अलग हुई हैं तो 7 बढ़ाई गई हैं और पूरी 90 हैं, जिसमें 6 जम्मू को मिली हैं, 1 कश्मीर को मिला है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक भी अब पूरी तरह से डिसइल्यूजनड हो गया, उनका भ्रम टूट गया है, क्योंकि जो लूट मची है ब्यूरोक्रेसी की लद्दाख को लूटने में, वो उन लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही वो कारण है कि जो उनका पिछला लोकसभा का सदस्य था, वहां से चुना गया था, इस बार हार गया और वहां कांग्रेस जीती। उन लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये यूनियन टेरिटरी के नाम पे हमारे लोगों की, हमारे संसाधनों की लूट हो रही है। और अब उनकी आंखें खुली है, जब बहुत देर सोनम वांगचुक भी मोदी जी को समझ नहीं पाए। खाली मुफ्ती मोहम्मद सईद ही नहीं, सोनम वांगचुक भी ठगे गए हैं। तो ठगे तो सभी जाएंगे, चाहे वो केशुभाई पटेल रहे हों गुजरात में 2001 में, जब गुजरात में भूकंप आया और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, उनको सीखना चाहिए था अश्विनी वैष्णव से कि नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली जाती ऐसे लोगों के सामने। अगर केशुभाई पटेल ने नैतिक जिम्मेदारी भूकंप की नहीं ली होती 2001 गुजरात की, तो मोदी जी चीफ मिनिस्टर नहीं बने होते। 2002 का शायद वो जो अमानवीय स्थिति हुई थी दंगे की, वो भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों के प्रति अगर आप अलर्ट नहीं है तो यही होगा। कुल मिला के मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कश्मीर में बहुत अच्छी बात कही हमारे साथी ने, जलील राठौर साहब ने, कि बहाना दिया गया 370 को हटाने का कि इंटीग्रेशन होगा। जो मुख्य नैरेटिव था कि इंटीग्रेशन होगा, मेन स्ट्रीम में आएगा, हालत ये हो गई है कि वहां जो लूट मची है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, हर काम में जो उन्होंने लूट मचा रखी है, उससे स्थिति ये हो गई है कि कश्मीर में, भारत में अभी सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो हरियाणा में है, दूसरे नंबर पे राजस्थान में है, और उससे थोड़ा सा कम 30% से ज्यादा हरियाणा में है, 24% से थोड़ा सा ज्यादा राजस्थान में, 23% कश्मीर में है। हालत यह है कि इंटीग्रेशन से हर चीज, चाहे वो व्यापार रहा हो, चाहे वो कश्मीर की खेती रही हो, फलों की या इस तरह की खेती, जो टूरिज्म था, सब कुछ प्रभावित हुआ है। और एक और बात मैं बता दूं कि पिछले चुनाव में 2014 में जब पीडीपी जीती थी 28 सीट, तो बीजेपी 25 सीट जीती थी, 15 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जीती थी, कांग्रेस भी 12 सीट जीती थी। और उसमें जो मामला है, महत्वपूर्ण मामला यह है कि जब इन्होंने सरकार बनाई तो बीजेपी की जो 25 सीटें हम देख रहे हैं, एक्चुअली ये पूरा कमाल जो था वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का था। और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चीजों को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन सामने जनता खड़ी है। जब जनता खड़ी होती है तो
चुनौती दूसरी हो जाती है। पिछली बार 2014 में लोग थोड़े डिसइल्यूजन रहे होंगे, भ्रम में रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा उनको लगता होगा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, उनको ये भी लगा होगा कि 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, उनको ये भी लगा होगा कि हवाई चप्पल वाला कम से कम कश्मीर से मैंने एयरप्लेन से दिल्ली आएगा, उनको बहुत कुछ लगा होगा। लेकिन 18 में जिस तरह से उनका भ्रम टूटा, 19 में पूरी तरह से उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही खराब है। और कश्मीर इस बार पूरी तरह से तैयार है, पीडीपी हो, चाहे इंजीनियर राशिद की पार्टी हो, चाहे वो हमारे सज्जाद लोन हो, गुलाम नबी आजाद हो, गुलाम नबी आजाद को भी मैनेज किया गया, या फिर अल्ताफ की जो अपनी पार्टी, इन लोगों का कोई रोल नहीं है। और अच्छी बात है कि इंजीनियर राशिद से भी लोग को समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं वो बी टीम का रोल प्ले कर रहे हैं। एक जुगाड़ है, एक कहीं ना कहीं गठबंधन है, जो बेसिकली कश्मीर के लोगों का के लिए एक ठग बंधन है। तो लोग अलर्ट हैं, और रिजल्ट पूरा का पूरा जो दिख रहा है, वो मुझे मैंने व्यक्तिगत तौर पे जो दिख रहा है, जो मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, उससे बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। और कश्मीर के लोगों के लिए एटलीस्ट एक कम से कम राहत की सांस ये चुनाव हो सकता है। जी।